हेलो स्टूडेंट्स, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेलकम टू आव्या क्लासेस। और आज हम लोग टेस्ट पेपर 109 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं नीट का। साथ ही साथ बहुत सारे एडिशनल कंसेप्ट्स भी देखेंगे। ना केवल हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बट बहुत सारे कंसेप्ट्स भी देखेंगे। सो आइए बिना समय गंवाए हुए एक एक करके देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट है प्रॉब्लम नंबर, इफ़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विल बी। सो आपको देखो, आपका एम क्या है, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, और पी होता है मोमेंटम, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम को यदि काइनेटिक एनर्जी में आप चेंज करना चाहो तो इसके इक्वल हो जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखना कि मोमेंटम पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m इंटू के, वेयर के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और यदि कोई चार्ज को यदि v वोल्ट से एक्सलरेट किया जाए तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है या उसका जो नेट एनर्जी जो उसको मिलता है वो क्या होता है, q इंटू वी होता है। क्लियर है? सो आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। अब आपको मालूम है कि बोर्ड का जो क्वांटाइजेशन रूल बोलता है वो बोलता है एम बी आर इज इक्वल टू एन h बाई 2 पाई, और यहाँ n का वैल्यू 1 लेना है, तब रेडियस का वैल्यू दिया गया 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो आप इसको वैल्यू पुट कर दोगे, n का वैल्यू 1, तो h बाई एम वी आ गया 3.33 angstrom. So option B. The wavelength of light from a spectral emission line of sodium is 589 nanometer. The kinetic energy at which neutron would have same de Broglie wavelength. So same concept पर base है, lambda is equal to h by p, that is h by mb is equal to h by square root 2 mk, और यहाँ से lambda square इसके इक्वल हो गया। आपको k का वैल्यू निकालना है, आपको निकालना है कि क्या काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन का होगा जिसका de Broglie wavelength यदि 589 न्यूटन मीटर होगा। सो आप सिंपली ये यूज़ कर दो और यहाँ से आप सॉल्व कर दोगे, वैल्यू डाल दोगे। अब ध्यान देना, न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। सो मास ऑफ प्रोटॉन ये हुआ, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी रफली इक्वल मान सकते हो। और बाकी सारे टर्म, ये एच का वैल्यू है, सो ये भी आप याद रखना। सॉल्व कर दोगे तो के का वैल्यू ये आ जाएगा। ऑप्शन देखोगे तो आपको ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर थर्ड देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर थर्ड है, a bomb of mass 9 kg explode into two parts. One part of mass 3 kg moves with a velocity of 16 meter per second. Then the kinetic energy of other part is. आप सब जानते हो कि एक्सप्लोजन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उसको एक इंटरनल प्रोसेस की तरह ट्रीट कर सकते हो। सो आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दोगे, और 9 kg का जो बॉम्ब था वो दो पार्ट में ब्रेक हुआ, 3 kg में और 6 kg में। सो 3 kg का जो है वो 16 मीटर पर सेकेंड से गया है, तो 6 kg का किस स्पीड से जाएगा वो आप मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल लिए। और ये आ गया आपको इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और v आ गया -8 मीटर पर सेकेंड। सो ये इस तरफ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड से, और आप काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से निकालोगे तो 192 जूल आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था ये, और इसी टाइप का बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है बुलेट फायर फ्रॉम द गन। इसमें भी आपको जैसे गन से बुलेट एक फायर किया जाए तो इनिशियल उसका मोमेंटम 0 होगा सिस्टम का, और बुलेट यदि वीवी से जाएगा तो उसका ये बुलेट का मोमेंटम हो गया, ये गन का मोमेंटम हो गया। तो जो गन रिक्वायर जिस वेलोसिटी से करता है वो इससे आ जाएगा। क्लियर है? नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में गन रिक्वायर करेगा, पीछे की तरफ जाएगा बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में, और जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ गन के। सो कम हिट करे इसलिए आदमी अपने शोल्डर पर रख करके चलाता है, और इस कारण से जो वेलोसिटी ऑफ गन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ मैन के, बिकॉज अब गन और मैन एक कंबाइंड बॉडी हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 4, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर सर्कुलर आर्क इज। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो, यदि इसके टोटल का मास यदि तुम m मानोगे तो इसका लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। सो m डिवाइडेड बाय पाई आर बाई 2, डेट इज इसको बोल सकते हो 2m बाई पाई आर इसका लीनियर मास डेंसिटी है। अब चूंकि क्या है कि हर एक जो मास है ना उसका सेंटर ऑफ मास पे कंट्रीब्यूशन के लिए उसका डिस्टेंस अलग अलग है। लाइक आप सपोज करो एक थीटा एंगल पर एक डी थीटा आप स्मॉल एंगल लो, तो ये स्मॉल मास क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा। इस dm मास के कारण सेंटर ऑफ मास कितना
ये मास चूंकि r cos थीटा डिस्टेंस पर है along x एक्सिस और y एक्सिस के along आपको कितना डिस्टेंस पर है r sin थीटा, ठीक है, ये कितना है r sin थीटा। सो क्लियरली सेंटर ऑफ मास को ये r cos थीटा से अपना कंट्रीब्यूशन along x एक्सिस दे रहा है और y एक्सिस के along r sin थीटा से दे रहा है। सो आपको हर एक के कारण इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा। सो स्मॉल मास का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखो, ये आपको r d थीटा इंटू लैम्डा हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये आपको हो गया आर डी थीटा और इसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है। अब ये एक सी एम निकाल दो। एक सी एम के लिए देखो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, एक्स डी एम डिवाइडेड बाई एम, ये होता है एक्स सी एम, ठीक है। सो क्लियरली एक्स का वैल्यू यहाँ क्या है, आर कॉस थीटा, डी एम का वैल्यू आपने निकाल लिया है और आप वैल्यू पुट करके और इसका इंटीग्रेशन का देखो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लोगे तो यहाँ का होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई लोगे तो यहाँ का होगा। सो क्लियरली इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, 2r बाई पाई आ जाएगा। कोई दिक्कत होने से मुझसे पूछ लेना। सिमिलरली वाई सी एम भी आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2r बाई पाई आ जाएगा। सो क्वार्टर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है, 2r बाई पाई, मीन्स कि 1 सेंटीमीटर भी 2r बाई पाई और y भी 2r बाई पाई। सो यहाँ पर समथिंग होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। सो ये क्वार्टर के लिए हो गया। अब आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि आपको सेमी सर्कुलर के कारण क्या होगा। तो देखो सेमी सर्कुलर के कारण एक्स एक्सिस पे तो 0 हो जाएगा, बिकॉज इधर वाला जो पार्ट का है वो इधर वाले को कैंसिल आउट कर देगा। सो एकदम सेंटर पे हो जाएगा। वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है। सो ये 2r बाई पाई होगा। सो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0,2r बाई पाई, ठीक है। अच्छा, लेकिन कभी कभी आपसे ये भी पूछ देता है कि जो हेमीस्फीयर का कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास। तो ये आपको हेमीस्फीयर दिया गया है। तो यदि r इसका रेडियस है तो सेंटर ऑफ मास ये जो प्लेन सरफेस है ना, इससे 3r बाई 8 हाइट पे होता है। तो ये सब कुछ और एडिशनल कंसेप्ट्स हो गए। प्रॉब्लम नंबर 5, ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ये आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंसेप्ट पर बेस्ड है। हम लोग आगे थ्योरी भी इसका और समझेंगे। एन एयरप्लेन फ्लाइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर लूप्स the loop if the maximum force expressing the pilot against the seat is 5 times its weight then the loop radius will be। तो सपोज करो कि ये r रेडियस के लूप में घूम रहा हो, ठीक है। सो अब इस पायलट के हिसाब से सोचो, आप जब कोई एक सर्कुलर पाथ में घूमते हो तो बाहर की तरफ फेंकाते हो। क्यों फेंकाते हो, बिकॉज आपके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसका वैल्यू होता है mv²/r। ये रियल में होता नहीं है, ये आप एक्सपीरियंस करते हो। एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, लेकिन चूंकि ये आप अपने रेफरेंस में देख रहे हो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अब देखो कि सबसे ज़्यादा फोर्स आदमी कहाँ एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पर नीचे में mg फोर्स भी लग रहा है और mv²/r भी लग रहा है। यदि टॉप पॉइंट पर बात करोगे तो ऊपर में लग रहा होगा mv²/r, क्योंकि आदमी के रिस्पेक्ट में सोच रहे हो, और नीचे में mg लग रहा है तो नेट फोर्स यहाँ पर कम लगेगा। यहाँ पर बात करोगे तो नीचे में mg लग रहा है और इस तरफ लग रहा है आपको mv²/r। सो सबसे ज़्यादा इसको फोर्स कहाँ फील हो रहा है, यहाँ पर फील हो रहा है जब दोनों फोर्स नीचे की तरफ में लग रहा है और दोनों फोर्स एक दूसरे को ऐड कर दे रहा है। सो F मैक्स हो जाएगा mv²/r प्लस mg और ये 5 mg के इक्वल दिया गया है। आप सॉल्व कर दोगे और यहाँ से ये हो जाएगा v² इज इक्वल टू 4gr। आपको r का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो r हो गया v²/4g। उसको सॉल्व कर दोगे तो आपको आ गया 1563 मीटर। मैं यहाँ पर g का वैल्यू 10 लिया हूँ, यदि 9.8 लोगे तो और क्लोज आ जाएगा और एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखो तो 1594 मीटर इसके सबसे क्लोजेस्ट है, यही होगा। सो अब एक ना ये चूँकि वर्टिकल लूपिंग का कंसेप्ट है तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये वर्टिकल लूप का कंसेप्ट है, सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने पॉइंट ए या लोअर मोस्ट पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी u दिया, तो किसी भी पॉइंट पर आपको यदि वेलोसिटी निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो सपोज करो मुझे पॉइंट p पे निकालना है, ये पॉइंट p जो कि एंगल थीटा बना रहा है, इससे ये फिगर को आप ध्यान रखना। तो ये होगा u² - 2gl 1 - cos थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आप सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे तो ये आ जाएगा। अब आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि टेंशन निकालना हो तो टेंशन का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, ऐसे एग्जाम में याद न रहे तो ऐसे निकाल लेना। टेंशन यदि ऊपर की तरफ होगा, इधर तरफ mg होगा तो ये आपको mg cos थीटा हो जाएगा और ये हो गया t - mg cos थीटा और इधर तरफ ही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सो ये हो जाएगा mv² r एंड v² का वैल्यू आप इससे डालकर निकाल लोगे।
ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि टेंशन इस पॉइंट पर TA और TB और D, इस पॉइंट के बीच में टेंशन का डिफरेंस कितना होता है, तो 3 mg के इक्वल होता है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में टेंशन का डिफरेंस कितना होता है, तो आपको फिर से 3 mg के बीच का होता है। सो इन दोनों के बीच में यदि स्ट्रिंग के टेंशन की बात करोगे तो क्या होता है, 6 mg होता है। क्लियर है। सो आप ना हमेशा, अब कभी पूछता है कि यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अभी तक ने आपने माना कि u वेलोसिटी दे दिया फिर छोड़ दिया, यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा और तब आपको टेंशन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना हो, सपोज को लोअर मोस्ट पॉइंट पर निकालना हो, तो क्या करोगे, T ऊपर में लगेगा, नीचे में mg लगेगा और ये हो जाएगा T माइनस mg, और ऊपर में सेंट्रीपिटल आपको एक्सलेशन लग रहा है, सो mv²/r। यदि आपको इस पॉइंट पर बात करोगे तो इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इस तरफ लगेगा, इसका वैल्यू होगा mv²/r, mg इस तरफ लग रहा है और T भी इसी तरफ है, सो हो गया T = mv²/r। ठीक है। अब यदि हम लोग इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इस पॉइंट पर देखो क्या चीज़ है, mg भी नीचे की तरफ है, सेंट्रीपिटल mv²/r भी नीचे की तरफ है और टेंशन T भी नीचे की तरफ है, तो T प्लस mg = mv²/r। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को आप हमेशा पॉजिटिव मानना। अब ये एक अच्छा कंसेप्ट है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि यदि उसको कंप्लीट सर्किल करना है, कंप्लीट सर्किल में कंटिन्यू कराना है मोशन, तो आपको मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, > 5 gl देना पड़ेगा। यदि उसको जस्ट यहाँ पर कंप्लीट कराना है, ठीक है, जस्ट सर्किल कंप्लीट कराना है, तो टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, और अब वेलोसिटी आप √5 gl दे दोगे यहाँ पर। यदि आप √5 gl से कम दिए लेकिन √2 gl से आप ज़्यादा दिए, तो बॉडी ना इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर ये आपको इसका टेंशन खत्म होगा और पार्टिकल क्या होगा कि जैसे यहाँ पर खत्म हो गया तो ऐसे करके पैराबोलिक पाथ में गिरेगा। ठीक है, मीन्स कि यहाँ से आया, ऐसे आया, फिर यहाँ से गिर गया। अब यदि √2 gl दोगे तो क्या होगा, तो उस केस में पार्टिकल जो यहाँ से गया ना, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और टेंशन भी 0 हो जाएगा, तो पार्टिकल विल ऑसिलेट इन सेमी सर्कुलर पाथ। और <2 gl दोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ना A और B के बीच में ही 0 हो जाएगा, मीन्स कि ये पॉइंट और ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, तो इन दोनों के बीच में 0 हो जाएगा, बट टेंशन 0 नहीं होगा और पार्टिकल इज ऑसिलेट अबाउट पॉइंट A। सो आई थिंक एक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। और एक कंसेप्ट है कि बॉडी मास m इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L and projected with initial horizontal velocity u। तो उस केस में ये किस हाइट तक जाएगा, तो ये हाइट होगा, एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा, और हाइट जहाँ पर अगर टेंशन वैनिश हो जाएगा तो ये होगा। ठीक है, सो आई थिंक ये समझ गए होंगे कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको सोलिनॉइड का कंसेप्ट है, और सोलिनॉइड का प्रॉब्लम नंबर 6 है। ए सोलिनॉइड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड बाय वाइंडिंग 2000 लूप्स ऑफ वायर ऑन एन आयरन रॉड हुज क्रॉस सेक्शन इज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन मेक्स इट 600, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। तो ये फॉर्मूला होता है L = μ0μr n²A/L। और आपको सोलिनॉइड में डाउट है तो मेरा एक वीडियो है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, लिंक दिया गया है। और आपको मालूम है कि μr क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, सब वैल्यू पुट कर दो, ये μ0 का वैल्यू है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये आपको नंबर ऑफ टर्न है, और ये आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया है, नीचे में L दिया गया है, आंसर आएगा 1.5 हेनरी। ठीक है, कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। ये आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सम क्वाइल्स का दिया गया, सर्कुलर क्वाइल है जिसका रेडियस r है, तो ये फॉर्मूला होगा। n डेफिनेटली नंबर ऑफ टर्न है। सोलिनॉइड के केस के लिए फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, सो ये इसका L लेंथ है और इसमें I करंट जा रहा है, तो μ0 μr n²A/L है, जहाँ μ0 μr क्या हो गया, परमिएबिलिटी इन मीडियम हो गया। क्लियर है। टोराइड के केस में होता है μ0 n²R/2, स्क्वायर क्वाइल के केस में ये होता है, जहाँ इसका ये क्या है, साइड है। सो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये आपको दिया गया है कंसेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल के लिए। अंदर वाले का रेडियस स्मॉल r है, बाहर वाले का रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, सो आपको देखो μ0 n1 n2 r² इंटू π/2r है। 2 सोलिनॉइड के केस में ये हो जाएगा, 2 कंसेंट्रिक कोप्लेनर स्क्वायर कॉइल के केस में ये हो जाएगा, जहाँ L क्या है, अंदर वाले का साइड है। ठीक है, अंदर वाले स्क्वायर का साइड है। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपको
जो कि रेसिस्टेंस पर बेस्ड है। VI ग्राफ फॉर टू पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटालिक रेसिस्टेंस आर शोन इन द फिगर विच ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत ही आसान है कंसेप्ट। देखो आपको मालूम है V इज इक्वल टू आई आर, सो V बाई आर इज इक्वल टू आर के हो जाएगा, और यहाँ पर V बाई आई क्या हो जाएगा, VI ग्राफ का स्लोप हो गया। स्लोप हो गया तो tan थीटा हो गया। सो VI ग्राफ में यदि कोई लाइन एंगल थीटा बना रहा हो x एक्सिस से, तो वो बेसिकली रेसिस्टेंस को डिनोट करता है। तो ज़्यादा स्लोप ज़्यादा रेसिस्टेंस, कम स्लोप कम रेसिस्टेंस। सो क्लियरली सीरीज के केस में रेसिस्टेंस ऐड होता है तो ज़्यादा स्लोप हो जाएगा और ज़्यादा tan थीटा हो जाएगा। पैरेलल के केस में कम tan थीटा होगा, कम स्लोप होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये वाला आपको सीरीज हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपको क्या है, रेजिस्टेंस के टॉलरेंस पर बेस्ड है। सो आपको दिया गया है ए रेसिस्टर ऑफ 6 किलो ओम विथ टॉलरेंस 10% एंड अनदर रेसिस्टर्स ऑफ 4 किलो ओम विथ टॉलरेंस 10% आर कनेक्टेड इन सीरीज। द टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज, तो 10% का टॉलरेंस है तो फर्स्ट रेसिस्टेंस हो जाएगा 6 किलो ओम प्लस माइनस 0.6 किलो ओम, 10% हो गया इसका। उसी तरह से R2 आपने निकाल लिया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10 किलो ओम प्लस माइनस 1 किलो ओम। सो टॉलरेंस कितना हो गया, 10% हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और देखो कलर कोडिंग रेजिस्टेंस का इसी पर बेस्ड है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कलर कोडिंग के लिए जो 4 कलर लाइन होते हैं, 1 2 3 और ये फोर्थ आपको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहला 2 को आप एज ए नंबर के रूप में ले लेना है। लाइक मैं बोलूँ पहला ब्राउन है दूसरा रेड है, तो क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ से आप देख लेना, ठीक है। और C जो है ना वो आपको मल्टीप्लायर होता है। तीसरा मान लो कि ऑरेंज है तो क्या हो जाएगा इंटू 10⁻³ क्लियर है। और ये क्या होता है, चौथा आपको टॉलरेंस के लिए है, आपको दिया गया हो तो ठीक है, नहीं दिया गया तो आपको 20% मानना होता है। गोल्ड के लिए 5% होता है, सिल्वर के लिए 10% होता है। अब इसको याद कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला होता है BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको कैपेसिटर पर बेस्ड है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एट अ मीडियम इज 3 माइक्रोफैराड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स द कैपेसिटेंस बिकम्स 15 माइक्रोफैराड। द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज, सो आपको मालूम है कि कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो गया। डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लगाओगे तो जहाँ जहाँ एप्सिलॉन है ना वहाँ वहाँ आपको K से मल्टीप्लाई करना है, जो भी फॉर्मूला में हो। सो अब क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी नया कैपेसिटेंस। सो क्लियरली K का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। K का वैल्यू निकाल दिए और एप्सिलॉन मीडियम क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट। आप K से क्यों मल्टीप्लाई करते हो, बिकॉज एप्सिलॉन मीडियम का होता है K एप्सिलॉन नॉट, जबकि एयर के केस में एप्सिलॉन नॉट होता है। सो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला दिया जाएगा एग्जाम में, नहीं दिया जाएगा तब भी आप याद कर लो, 8.85 इंटू 10⁻12। सो ये हो गया आपको आंसर। आगे बढ़ते हैं। मोर कंसेप्ट्स ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको देखो यदि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का निकालना हो तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। एक के कारण होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और दोनों के कारण सेम डायरेक्शन में होगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होगा चार्ज बाई एरिया, सो Q बाई A। फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सिग्मा A। देखो फोर्स क्या हो गया, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो सिग्मा A और इलेक्ट्रिक फील्ड, सो सिग्मा स्क्वायर A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें नीट में इससे सवाल पूछा है, सिग्मा का वैल्यू डाल दोगे तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A और CV स्क्वायर बाई 2D। और एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब कभी कभी यदि मान लेते हैं तो मीडियम डाल दिए बीच में, तब तो आप सीधे एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दोगे K एप्सिलॉन नॉट से। लेकिन यदि मीडियम पूरा ना डाले, कुछ उसका पार्ट डाले, T थिकनेस डाले, पूरा यदि D है, सपोज करो कि पूरा थिकनेस D है और हमने केवल T थिकनेस का डाला, K इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो क्या अंतर आएगा। तो उसके लिए आप देखो ऐसे समझो, C होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D और डाइलेक्ट्रिक के केस में हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सो इसको आप लिख सकते हो ना, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D बाई K।
सो डाइलेक्ट्रिक का अब थिकनेस यदि डी है तो उसको आप डी बाई के एयर थिकनेस के इक्वल कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस यदि डी है तो उसको डी बाई के एयर थिकनेस के इक्विवेलेंट हो गया। सो इसका क्या हो जाएगा, इसका एयर थिकनेस टोटल कर दो, तो ये दोनों जो एयर एक्चुअल में है वो डी माइनस टी है, और इसको एयर के इक्विवेलेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, टी बाई के। सो नेट इसके बीच का गैप क्या होगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो यही हो जाएगा। अब यदि नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स को इंसर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो देख लो यही हो जाएगा। ये आपको एयर थिकनेस है और ये डाइलेक्ट्रिक को आपने एयर के इक्विवेलेंट बनाया है। तो यहाँ से आ जाएगा। मेटालिक स्लैब इंसर्ट कर दे तब क्या होगा, मेटालिक स्लैब इंसर्ट करने पर मेटालिक स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्लियर है। सो उस केस में आप उसको क्या हो जाएगा, यदि आप t बाई के करोगे तो t बाई इन्फिनिटी कर दोगे और इसका कारण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो सीधे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d माइनस टी। ये करके पूछता है, इसलिए यदि मेटालिक स्लैब फिल्स द कंप्लीट स्पेस बिटवीन प्लेट्स, दोनों के बीच में कंप्लीटली फिल कर देगा, या बोथ प्लेट्स आर ज्वाइंट थ्रू अ मेटालिक वायर, ठीक है, एक मेटालिक वायर के थ्रू जोड़ दोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। ये पूछ सकता है एग्जाम में। अब देख लेते हैं आपको प्रॉब्लम नंबर 10। ये आपको बोल रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन इज। तो बहुत आसान है, फोर्स आपको QE होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण इसी डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के कारण अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन के लिए आप मास से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अपोजिट हो रहा है, मीन्स कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के आ रहा है। सो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा क्या, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। सो अब देखो ये आपको अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 11, ए स्क्वायर मेटल लूप ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पार्टियली इनसाइड एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर डायरेक्टेड इनटू द पेपर एज शोन इन द फिगर। द लूप इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 3 ओम। इफ द स्टडी करेंट ऑफ 1 मिली एम्पियर फ्लोज इन द लूप देन द स्पीड ऑफ लूप इज। सो ये इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रॉब्लम है। सो क्लियरली यहाँ पर पहले हम लोग इस सिस्टम का पूरा रेजिस्टेंस निकालते हैं। सो यहाँ पर ये फिगर बनाया गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको मालूम है, यदि A है, ये आपको B है, ये C है, ये D है, तो आपको क्या होना चाहिए, RA बाई RB इज इक्वल टू यदि RC बाई RD हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या व्हीटस्टोन ब्रिज का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर जाएगा। और इस केस में जो बीच वाला इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला है, इससे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। सो आप इसको इफेक्टिवली रिमूव कर सकते हो और ये इसका नेट रेजिस्टेंस हो गया R/2 प्लस R/2 डेट इज R के इक्वल हो गया। और ये जो स्क्वायर वाला है इसका भी रेजिस्टेंस दिया गया है आपको 1 ओम दिया गया है। सो क्लियरली ये आप कर दोगे तो नेट क्या हो जाएगा, 1 ओम प्लस R का वैल्यू 3 ओम दिया गया तो 4 ओम हो गया। सब 4 ओम हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यदि एक कोई स्क्वायर लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से निकल रहा हो, तो आप देखो कि करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। देखो यदि मैग्नेटिक फील्ड से निकल रहा हो तो इसका फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो वो नेट एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड में वो घट रहा है, तो घटे नहीं, उसको सप्लीमेंट करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा जो कि अंदर की तरफ होगा, उसी डायरेक्शन में उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, क्योंकि घट रहा है तो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, तो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। तो आपको करंट के डायरेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थंब रखो तो देखोगे कि फिंगर इस तरफ घूम रहा है आपका। क्लियर है। सो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि करंट का डायरेक्शन। यदि ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जा रहा हो, अभी तो बाहर में अंदर में घुस रहा हो, तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को घटाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो उस समय करंट किस डायरेक्शन में होगा, इसकी तरफ अपना अंगूठा रखो बाहर की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा। तो ये तो हो गया कि करंट का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हो। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कभी करंट का डायरेक्शन में पूछता है कि देखो यदि इधर तरफ जाएगा तो ये होता है चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, L इंटू V क्रॉस B। सो V क्रॉस B करोगे, आप थंब का यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल, तो देखोगे पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आ रहा है, निगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आएगा। सो करंट आपको ऐसे बहेगा। सो आपको जो
इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ वो क्या हुआ, BLV। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ BLV, उसको रेजिस्टेंस से भागा दे दिए तो आपको करंट हो गया, करंट का वैल्यू 1 मिली एम्पियर दिया गया है। सो यहाँ से आपको V का वैल्यू निकल गया 2 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो, ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ए स्क्वायर वायर फ्रेम ऑफ साइड A इज प्लेस्ड ए डिस्टेंस B अवे फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I। द फ्रेम हैज रेजिस्टेंस R एंड सेल्फ इंडक्टेंस L। द फ्रेम इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री अबाउट O डैश एज शोन इन द फिगर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लोन थ्रू द फ्रेम। सो इनिशियली ऐसे था और फिर इसको रोटेट करके ऐसे ले आए। ठीक है, क्लियर है। सो आपको मालूम है करंट होता है I इज इक्वल टू EMF बाई R, और E कितना हो गया -del∅/del⁡t। ठीक है, सो R, सो ये और I को आप dq/dt भी लिख सकते हो। सो क्लियरली यहाँ से आ जाएगा टोटल जो नेट चार्ज होगा ना dq इज इक्वल टू d∅/r, मीन्स की चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। सो यही आपको निकालना है, मीन्स कि फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाई R आपको निकालना है। ठीक है, अब फ्लक्स कैसे निकालते हो, फ्लक्स होता है आपको मालूम है फ्लक्स फाई होता है B.A। ठीक है, सो इसके कारण ये जो वायर है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो आपको पहले निकालना होगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो x डिस्टेंस पर वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट के कारण क्या होता है μ0I/2πx होता है। सो x पर ही डिपेंडेंट कर रहा है। सो x डिस्टेंस पर एक स्मॉल स्ट्राइप ले लेंगे जिसका लेंथ होगा dx। तो इस dx से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, सो इसका एरिया हो जाएगा A इंटू dx और इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि एरिया वेक्टर आपको अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको अंदर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है, मीन्स कि इनके बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा μ0I/2πx A इंटू dx इंटू cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। सो यहाँ से ये फ्लक्स आप इंटीग्रेट कर दोगे। सो इनिशियल पॉइंट हो गया ये और फाइनल पॉइंट हो गया ये। सो इनिशियल हम मान लेते हैं हम लोग सेकेंड वाला का पहले निकाल रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया B और फाइनल पॉइंट क्या हो गया B+A। सो देखो B to B+A कर दिया और इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो फ्लक्स का वैल्यू ये फॉर्मूला आ गया। सो ये तो आपने फाइनल निकाल दिया। ठीक है, अब इनिशियली निकालना है। देखो मैं लिख भी रखा हूँ कंसीडरिंग एरिया वेक्टर इनसाइड द प्लेन। अब आपको इनिशियल इसका निकालना है, तो इसके लिए अब तो पलट गया है ना, इसका अपोजिट है, मीन्स कि इसमें एरिया वेक्टर क्या होगा बाहर की तरफ होगा, प्लेन से बाहर की तरफ निकलेगा। तो आपको cos 180 डिग्री हो जाएगा और क्या एक -1 भी आ जाएगा इस कारण से। सो μ0I/2π और log E B/B+B- हो गया, क्योंकि आपको फिर इंटीग्रेट करोगे तो ऊपर में क्या कौन सा टर्म आता है जो आगे वाला टर्म है, तो आगे वाला टर्म यहाँ पर क्या है लास्ट वाला क्या है B है। सो B आ जाएगा ऊपर में और पहले वाला टर्म क्या है B-A, तो B-A नीचे में आ जाएगा। सो क्लियर है। तो ये आपको हो गया इनिशियल फ्लक्स, ये हो गया फाइनल फ्लक्स। यहाँ पर देखो निगेटिव साइन भी है तो घटा दोगे तो यही आ गया आंसर। आसान प्रॉब्लम था, थोड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम नंबर 13 जो कि बाइंडिंग एनर्जी पर बेस्ड है। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अर्थ सन सिस्टम नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ अदर प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स। मास ऑफ अर्थ दिया गया है, मास ऑफ सन दिया गया है एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन दिया गया है। सो आपको मालूम है कि यदि कोई बॉडी है जिसके अराउंड कोई दूसरा बॉडी रिवॉल्व कर रहा हो, ठीक है, तो उस केस में यदि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। यदि इसके काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया जाए तो इस सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी नेट होगा वो ये होगा Gmm/2r, पॉजिटिव साइन। पोटेंशियल एनर्जी होगा -Gmm/r और जो नेट एनर्जी होगा वो क्या होगा -Gmm/2r। सो यदि इतना एनर्जी आप पॉजिटिव के दे दिए ना, इतना एनर्जी आप सप्लाई कर दिए ना +Gmm/2r, तो ये जो इसके जो रिवॉल्व कर रहा है ना, ये इसके इन्फ्लुएंस से दूर चला जाएगा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं रहेगा। सो निगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, सो बाइंडिंग एनर्जी को आप डिफाइन कर सकते हो कितना एनर्जी दे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए। सो सारा वैल्यू पुट कर दिया गया है। जी का वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, m1 m2 एंड r दिया गया है। सब करने के बाद आपको जो आंसर आता है 2.6 × 10⁻33 आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 14 देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14 है, वन गोज फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ to the distance 2/3 the radius of earth, the acceleration due to gravity is।
सो ये बोल रहा है कि सेंटर ऑफ अर्थ से गया कोई आदमी, डिस्टेंस जो 2/3 पे गया, मीन्स कि 2r/3 तक गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाईएस्ट कहाँ पे होगा। ऑप्शन दिया गया है। सो आपको मालूम है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका ग्राफ ऐसे होता है, अंदर में ये ऐसे रहता है और बाहर में ये ऐसे डिक्रीज करता है। क्लियर है? सो क्लियरली लीनियरली ये अंदर में इंक्रीज हो रहा है। सो आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर हाईएस्ट होगा। ठीक है, ऐसे यदि जी का फॉर्मूला भी देखोगे तो यदि यहाँ पर एक्सेलरेशन सपोज करो कि ये आपको ऊपर से डी डेप्थ तक नीचे आया, तो इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पर यदि जी डैश है तो जी डैश होता है जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो आप ये इसको सॉल्व कर दोगे तो आर माइनस डी बाई आर। सो आर ये टोटल है, ये टोटल डिस्टेंस है आर, और ऊपर से आप डी डिस्टेंस आ गया तो आर माइनस डी हुआ कि सेंटर से कितने हाइट पर है, यही स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। तो जी इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, और ये है डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो बाकी हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी कंसेप्ट देख लेते हैं। देखो, चूंकि अर्थ का जो शेप है ना वो एकदम स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा फ्लैट है ऊपर से, तो इस कारण से जो रेडियस, जो इक्वेटर का रेडियस पोल के रेडियस से ज़्यादा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज मोर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। दो कारण से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर और पोल के बीच में डिफरेंस होता है। एक होता है उसके शेप के कारण और दूसरा होता है अर्थ के रोटेशन के कारण। सो ये हो गया इसके शेप के कारण, फ्लैट के कारण क्या अंतर आ गया, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब सपोज करो कि इसके ऊपर में किसी h हाइट पर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, सरफेस h हाइट पर, तो फॉर्मूला ये होता है g इंटू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सो r प्लस एच को मैं स्मॉल r से कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं सेंटर से यदि r हाइट पर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना हो तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। और यदि h का वैल्यू r से बहुत छोटा हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें चेंज हो जा रहा है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वो इसमें चेंज हो रहा है। सो क्लियरली जो एब्सोल्यूट चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ये आ गया। और मैं परसेंटेज के टर्म में बात करूं, जी के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो इतने परसेंट से ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यदि हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देख रखा है, ये वाला होता है। ठीक है, जी डैश का वैल्यू ये हो रहा है। सो एब्सोल्यूट जो चेंज आता है वो ये आता है, डी इंटू जी बाई आर, और परसेंटेज के टर्म में ये आ जाता है। क्लियर है? सो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको जब ऊपर से डी डेप्थ पर आए। ठीक है, अब यदि सेंटर पर देखो, आप यदि डी डेप्थ पर आते गए सो डी का वैल्यू जब कैपिटल आर रख दोगे तो आप सेंटर पे आ जाओगे, और सेंटर पर जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो इस फॉर्मूला से डी का वैल्यू आर रखोगे तो जी डैश का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाता है। अब ये देखो, यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, डी डिस्टेंस से नीचे आए तो कितना हो गया, डी बाई आर इंटू 100। और यदि एच हाइट सरफेस से ऊपर गए, h हाइट ऊपर सरफेस से ऊपर गए जहाँ h का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 2h बाई आर इंटू 100 होता है। सो ऊपर की तरफ बढ़ने पर g में जो चेंज आता है वो दुगना होता है नीचे की तरफ जाने से, बिकॉज नीचे की तरफ हम लोगों ने देखा क्या आ रहा है, d बाई आर आता है। ठीक है, सो क्लियरली द रेट ऑफ डिक्रीज इन ग्रेविटी आउटसाइड द अर्थ इज डबल दैट ऑफ द इनसाइड इन द अर्थ। अब रोटेशन के कारण जो फॉर्मूला है वो आप देख लो। ठीक है, सो यदि आप इसका लैटिट्यूड यदि लैम्डा है, ठीक है, ये आपको लैम्डा एंगल बना रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई कॉस स्क्वायर लैम्डा। सो क्लियरली लैम्डा का वैल्यू जब इक्वेटर पर देखोगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ पर पोल पर देखोगे तो जी आ गया। ठीक है, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर यदि अर्थ के लिए वैल्यू डाल देते हो तो यह आता है 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चूंकि शेप के कारण जो फ्लैट था उसके कारण 0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको पोल पर ज़्यादा होता है, रोटेशन के कारण पोल पर 0.034 ज़्यादा होता है। तो जो नेट जो डिफरेंस आया वो यही आया। तो आपसे एग्जाम में डिफरेंस पूछेगा तो ये हो जाएगा, और आपसे यदि केवल फ्लैट के शेप के कारण पूछेगा तो ये होगा, रोटेशन के कारण पूछेगा तो ये होगा। अब कभी कभी होता है कि आपको किस स्पीड से मूव करे कि इक्वेटर पर आपको वेटलेसनेस फील हो, तो इक्वेटर पर आपको जी डैश का वैल्यू ये है, वेटलेसनेस फील करने के लिए जी डैश का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो 0 कर दोगे तो ओमेगा का वैल्यू ये निकल के आया। इसको सॉल्व किया जाएगा तो अर्थ का टाइम पीरियड 1.4 आवर होना चाहिए। सो यदि अर्थ यदि इस स्पीड से रोटेट करे, जो प्रेजेंट स्पीड है उसका 1/17 के स्पीड से करेगा,
तो वो आपको इक्वेटर पर जो है ना वेटलेसनेस फील होगा। सो आई थिंक ये कंसेप्ट समझ गए होगे, आसान कंसेप्ट था। प्रॉब्लम नंबर 15 देखते हैं जो कि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ पर बेस्ड है। ऑन ऑब्जर्विंग लाइट फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टार्स पी क्यू आर, इट इज वाज फाउंड दैट द इंटेंसिटी ऑफ वायलेट कलर इज मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ पी, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन कलर इज मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ आर, एंड द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ क्यू। इफ टी पी, टी क्यू एंड टी आर द रिस्पेक्टिवली एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ पी क्यू आर, देन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और आपको मालूम है कि लैम्डा जो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, आपको ये भी मालूम है कि जो वेवलेंथ का होता है वो क्या होता है, विब्जियोर होता है। ये आपको लैम्डा इंक्रीजिंग है। सो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और वायलेट का सबसे कम है। सो क्लियरली आप देखो कि जो रेड है ना वो किसका डोमिनेंट है। सो क्लियरली लैम्डा एम क्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा एम आर इज ग्रेटर देन लैम्डा एम पी, और यहाँ से टेम्परेचर इसका जस्ट इन्वर्स हो जाएगा। तो टी क्यू इज लेस देन टी आर इज लेस देन टी पी, मीन्स कि जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा वो कम वेवलेंथ का आपको रे इमिट करेगा। सो ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का ग्राफ है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ corresponding to maximum intensity of radiation and temperature of body in Kelvin is constant, जहाँ B का वैल्यू ये है, याद कर लो। सो अब देखो कि यदि टेम्परेचर यदि इंक्रीज हो रहा है, देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो ना, तो वेवलेंथ जो डोमिनेंट वेवलेंथ है वो शिफ्ट होता जा रहा है। सो क्लियरली T3 सबसे ज़्यादा है, तो लैम्डा जो T3 के करस्पॉन्डिंग होगा वो सबसे कम होगा डोमिनेंट वेवलेंथ। सो यही आपको है, देखो ये ग्राफ भी कभी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 16 देखते हैं। आइडियल गैस इज एट प्रेशर 1 atm एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली अंटिल इट्स प्रेशर बिकम्स 8 टाइम्स द इनिशियल प्रेशर, द फाइनल टेम्परेचर इज। सो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, पी वी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, या पी वी इज इक्वल टू आर टी लिखो और इसी दोनों फार्मूला का यूज करके खेलते रहो जो 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 फार्मूला बनाना है। तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर है तो इसका रिलेशन निकाल लिए आप, ये केल्विन में रख करके टेम्परेचर को रखना है। सो आप सॉल्व कर दिए तो देखो ये आ गया, कितना आ गया आपको, T2 आ गया 600 केल्विन। 600 केल्विन है तो आप ये कितना हो जाएगा, 327 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज आपको 273 जोड़ने पर आपको केल्विन में चेंज हो जाता है। और आपको कुछ भी यदि डाउट हो ना तो मैंने एक वीडियो बनाया हूँ मैं एक थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है, कंप्लीट पूरा एकदम है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको आप रेफर कर सकते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट है, ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये बोला 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस विथ एन इनिशियल टेम्परेचर 150 डिग्री एक्सपेंडेड एंड द प्रोसेस एब्जॉर्ब किया प्लस कितना कर दिया 1500 जूल, और वर्क डन डब्ल्यू कितना किया प्लस 2500 किया, तो फाइनल टेम्परेचर बोल रहा है। सो ये आप यूज़ कर दो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू का वैल्यू ये डाल दो, डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू ये डाल दो, डेल्टा यू आ गया ये, और डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी। सी वी का वैल्यू आर बाई गामा -1 होता है, गामा का वैल्यू आपको मालूम है 5/3 होता है मोनो एटॉमिक के लिए, 7/5 होता है डाई एटॉमिक के लिए, एंड 4/3 होता है पॉली एटॉमिक के लिए। तो ये सारा वैल्यू डाल दोगे, अब सॉल्व कर दोगे तो डेल्टा टी का वैल्यू आ गया -16। सो क्लियरली टेम्परेचर में डिफरेंस है -16, मीन्स कि T2 आपको छोटा होगा, पहले था 150 डिग्री तो T2 हो गया 134 डिग्री। आप थर्मोडायनेमिक्स का पूरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपको ये बहुत अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट के कंसेप्ट पर बेस्ड है। वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 5 × 10⁻³ टेस्ला फ्रॉम द डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड। सो अब बहुत ही आसान है, देखो डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आपको बोल रहा है, कोई एक सपोज करो एक लूप ही है, इसका डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड का इधर है और मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन आपको इसी तरफ है। अब बोला इस डायरेक्शन से इसको रोटेट करके लाना है अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स कि अब मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में रहेगा लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, तो वर्क डन कितना होगा यही पूछ रहा है। तो फॉर्मूला वर्क डन का ये लगा दो, ठीक है। थीटा आपको 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग ये था, 180 डिग्री के लिए आप डाल दोगे वैल्यू, तो cos 180 डिग्री डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, W = 2mV वैल्यू डाल दोगे निकल जाएगा। लेकिन कंसेप्ट भी समझना जरूरी है।
सो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, करेंट लूप एज a magnetic dipole. So a current carrying circular coil behaves as a bar magnet whose magnetic moment is. So current carrying circular coil है, करंट ऐसे बह रहा है तो ये बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हो, जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ होगा, साउथ पोल इस तरफ होगा। नॉर्थ साउथ पोल का डायरेक्शन के लिए आप करंट के लॉन्ग अपने चारों फिंगर्स को कर्ल करो, घुमाओ, तो थंब का डायरेक्शन ही आपको दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या नॉर्थ पोल का डायरेक्शन। सो क्लियरली सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, वही आपको मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन मिल रहा है। चाहे आप ये आपने क्या लिया था, सर्किल लिया था, यहाँ स्क्वायर लिया, सपोज को रेक्टेंगल लिया, सब में यही आ रहा है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, आई है उसका करंट और ए है एरिया। अब देखो किसको, आप यदि एरिया को मैक्सिमम किस में होता है, सर्कुलर के केस में एरिया होता है मैक्सिमम। सपोज करो कि पेरीमीटर का लेंथ कांस्टेंट हो, ये जो है ना लेंथ तार का वो कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम एरिया किस केस में होता है, यदि उसको सर्कुलर शेप का कर दें तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में हो जाएगा जब सर्कुलर होगा। तो अब बिहेवियर देख लेते हैं, पहले टॉर्क समझ लेते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, जहाँ एम का वैल्यू है एन आई ए, बी और इनके बीच का एंगल थीटा हो गया तो फिर साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। अभी एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया, आप करेंट जिस तरफ बह रहा है ना उस तरफ आप अपने फिंगर्स को कर्ल करो राइट हैंड के, तो जो आपको थंब का डायरेक्शन है वही आपको एरिया का डायरेक्शन दे देगा। सो इनिशियली ऐसा था, इनिशियली एरिया भी उसी डायरेक्शन में था, ठीक है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में था। आप थीटा एंगल से घुमा दिए हो तो मैग्नेटिक मोमेंट तो टॉर्क का वैल्यू ये निकल करके आया। क्लियर है। सो अब देखो कि थीटा 0 डिग्री के लिए स्टेबल होता है जब टॉर्क 0 होता है, थीटा 180 डिग्री के लिए भी टॉर्क 0 होता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है क्योंकि हल्का सा भी रोटेट करोगे ना तो घूम करके फिर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर आ जाएगा। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर मैक्सिमम टॉर्क मिलता है एन आई ए बी। अब यदि थीटा डिग्री से रोटेट करते हो तो वर्क डन का वैल्यू ये फॉर्मूला होता है और मैक्सिमम वर्क डन होता है 2 mv फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको हम लोगों ने देखा है अभी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है u इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। क्लियर है। जहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी u जो है ना थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को रेफरेंस लेते हो, मीन्स कि उस पॉइंट पर मानते हो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 है, और 0 डिग्री पर मानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है माइनस एम बी, और 180 डिग्री पर मानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है प्लस एम बी। मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब साइक्लोट्रॉन पर प्रॉब्लम नंबर 19 बेस्ड है, उसको देख लेते हैं। इन अ साइक्लोट्रॉन एज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस, जब रेडियस बढ़ा दिए तो आपसे पूछ रहा है ओमेगा और वी पर क्या अंतर आएगा। तो आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी होता है, और यहाँ से आ गया वी इज इक्वल टू क्यू बी बाई m इंटू आर। सो क्लियरली v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, सो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा, लेकिन ओमेगा है वो r पर डिपेंड नहीं करता है। ओमेगा का वैल्यू होता है क्यू बी बाई एम, और टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2 पाई m बाई क्यू बी। सो क्लियरली ओमेगा सेम रहेगा। इस पर कंसेप्ट देख लेते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी ये होता है, ठीक है। और यदि आपसे पूछेगा कि साइक्लोट्रॉन में एक डी को क्रॉस करने में चार्ज पार्टिकल को कितना टाइम लगता है, तो ये बेसिकली एक सेमी सर्कुलर होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। क्लियर है। सो 2 पाई m बाई क्यू बी का हाफ हो गया। और मैक्सिमम एनर्जी पार्टिकल का क्या होगा, तो ये होता है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या होता है, रेडियस ऑफ डीज होता है। आपको डाउट हो तो साइक्लोट्रॉन का मेरा वीडियो है उसको देखिएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ आर क्या है, रेडियस ऑफ डीज हो गया। ठीक है। सो आई थिंक अच्छा प्रॉब्लम था। ये एक अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। द ड्राइवर ऑफ ए ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर साइट अनदर ट्रेन मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड ऑन द सेम ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन, ही इंस्टेंटली अप्लाई ब्रेक्स टू प्रोड्यूस अ रिटार्डेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन सो डैट नो कोलिजन अकर्स। सो ये 72 किलोमीटर पर आवर मीन्स कि 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, उसके आगे 4 मीटर पर सेकंड से था। सपोज करो कि x डिस्टेंस था, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसने ब्रेक लगाया, तो x डिस्टेंस में इसका जो स्पीड है ना b का, वो कितना हो जाना चाहिए, 4 मीटर पर सेकंड हो जाना चाहिए x डिस्टेंस को ट्रेवल करते करते, ताकि ये और ये टक्कर न मारे।
ठीक है। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितना है 16 मीटर पर सेकेंड का एक्स्ट्रा है। सो फॉर नो कोलिजन के लिए ये कंडीशन लगा दिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए शुड बी इक्वल टू 0, और फाइनल इनिशियल आपको मालूम है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो ये आ गया x इज इक्वल टू 128 मीटर। आसान था, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। प्रॉब्लम नंबर 21, ए पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू अ बॉल्स वर्टिकली अप इनटू एयर, द बॉल्स फॉल्स। सो इसको फेंका तो इसके हाथ में आएगा, आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा। सो यदि ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो ये बॉल में भी इनिशियल वेलोसिटी v होगा, और ये ऊपर किसी स्पीड से फेंका, ऊपर सपोज करो कि u स्पीड से फेंका, तो क्लियरली जितना देर में बॉल, ये आदमी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बॉल भी हॉरिजॉन्टली उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। सो बॉल भी अल्टीमेटली इसी के हैंड में गिरेगा यदि एक्सेलरेशन 0 है। तो यदि एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 होता तो मैन इतना दूर में यहाँ तक आ गया होता, मैन आगे तक आ गया होता और बॉल पीछे रह जाता, और यदि ये ब्रेक लगा देता तो ये पीछे रह जाता और बॉल आगे आ जाता, क्योंकि इनिशियली बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसी के इक्वल है। सो चूँकि प्रोजेक्टाइल के भी कंसेप्ट्स हैं इसमें, और प्रोजेक्टाइल भी इम्पॉर्टेंट है। सो प्रोजेक्टाइल का सारा कंसेप्ट एक वीडियो में बनाया गया, उसका लिंक दिया गया, आप उसको देख सकते हैं। अब देख लेते हैं ये आप। सो आपको क्या करना है, इसमें सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। सो आपसे पूछा टेंशन T1 एंड T2 आर इन द रेशियो। आपसे यदि पूछे कि एक्सेलरेशन क्या होगा इसका पूरे सिस्टम का, तो एक्सेलरेशन के लिए नेट फोर्स बाय नेट मास कर दोगे। नेट फोर्स यही होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लगेगा 60 cos 30 डिग्री, और नेट मास हो गया 30 किलोग्राम। सो ये हो जाएगा। लेकिन आप यदि सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, जैसे यहाँ बनाया गया है, तो ये आप कर सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत होने से आप मुझसे पूछिएगा। आपको तो T1 बाई T2 हो जाएगा। T1 का वैल्यू आया 3a, और T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3a प्लस 12 दैट इज 15 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1/5। ओके, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये आपको अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन का। ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 30i प्लस 40j मीटर पर सेकेंड इफ अ कांस्टेंट फोर्स -6i माइनस 5j न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी देन द टाइम इन विच y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0। सो आपको y कंपोनेंट पर फोकस करना है। सो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फोर्स है, इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे तो ये एक्सेलरेशन है। अब बोल रहा है कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा uy प्लस ay_t। सो क्लियरली uy हो गया 40 और ay हो गया -5/5, ठीक है। सो ये हो गया, आप सॉल्व कर दोगे तो कितना आ गया 40 सेकेंड। आसान प्रॉब्लम था, ये बहुत आसान प्रॉब्लम है। द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज, आपको मालूम है कि H nu से ये पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, एक आपको इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का। सो प्रॉब्लम नंबर 25 देखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट X इज सेम एज द मीन लाइफ टाइम ऑफ अनदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट Y। इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉम। तो दिया गया कि हाफ लाइफ यही होता है, T हाफ इज इक्वल टू मीन लाइफ। मीन लाइफ का फॉर्मूला होता है 1/λ, जहाँ लैम्डा क्या है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693/λ। सो x के लिए ये हो जाएगा, y के लिए ये हो जाएगा, और लैम्डा y/λ x का वैल्यू आया ग्रेटर देन 1। सो जिसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो फास्ट डिके करेगा, ठीक है। सो क्लियरली y विल डिके फास्टर देन x। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कुछ कंसेप्ट्स भी देख लेते हैं। आपको मालूम है कि यदि n0 इनिशियल नंबर ऑफ मीन्स एटॉम्स बोल लो या एलिमेंट बोल लो, तो n तो किसी टाइम t के बाद जो होगा नंबर वो ये होगा। क्लियर है, n0 e⁻⁻t। सो क्लियरली जो फ्रैक्शन बचेगा वो होगा 1/2n, मीन्स कि नंबर के टर्म में बात करोगे तो 1/2n इंटू n0, और कितना डिसइंटीग्रेटेड हुआ इतना हुआ, बाकी 1 - 1/2n। अब मीन लाइफ एवरेज लाइफ पर थोड़ा कंसेप्ट ये देख लो। मीन लाइफ को डिफाइन करते हैं 1/λ से, ठीक है। सो क्लियरली n इज इक्वल टू n0 e⁻⁻t होता है, और यहाँ से ln ले लोगे तो ये वैल्यू आएगा। सो ln n/n0 और टाइम t का ग्राफ लोगे तो इसका स्लोप क्या होता है -λ,
और क्लियरली इसका निगेटिव ले लो स्लोप का और उसको इन्वर्स कर दोगे तो वही आपको मिल जाएगा मीन लाइफ। ठीक है, अब एक टाइम पीरियड के बाद या एक मीन लाइफ के बाद, एक टाउ के बाद कितना आपको बचता है, 37% बचता है। कितना इंटीग्रेट हो जाता है, 63% इंटीग्रेट होता है। रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड एवरेज लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। ठीक है, और क्लियरली लैम्डा होता है 1/टाउ, सो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0.693 टाउ, और यहाँ से टाउ का वैल्यू ये हो जाएगा। सो मीन लाइफ इज अबाउट 44% मोर देन द हाफ लाइफ। सो आई थिंक ये सारे कंसेप्ट समझ गए होंगे। प्रॉब्लम नंबर 26 है, इन ऑर्डर टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम यूजिंग ए स्टॉप क्लॉक, स्टूडेंट रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट फॉर 10 टाइम्स एंड नोटेड दैट टाइम पीरियड फॉर ईच एक्सपेरिमेंट। उसने 10 ये रीडिंग्स लिया, आपको करेक्ट टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो देखो 5.1 3 टाइम है, तो 3 इंटू 5.1 मतलब आप वेटेड एवरेज निकाल लिए। सो और ये वेटेड एवरेज निकालने पर आया 4.99। सो टाइम पीरियड आया 4.99 सेकेंड। ये देखो, ये आपको SHM पर प्रॉब्लम 27 बेस्ड है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड A, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज कैपिटल T, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन से। सो यहाँ से इसको हाफ में कितना टाइम लगेगा। सो ये टाइम आपको मालूम है कितना होता है, A/2 है, उसमें टाइम लगता है T/12, और बाकी A/2 से A तक जाने में कितना टाइम लगेगा, T/4 माइनस T/12, क्योंकि एम्पलीट्यूड तक पहुँचने टोटल टाइम लगता है T/4, हाफ में लगा T/12 और बाकी टाइम इसमें लगा। ठीक है, फिर ऐसे ही फिर आप देखो T/4 के बाद T/2 टाइम तक रिटर्न होकर यहाँ पर आ जाता है, और फिर 3T/4 टाइम तक यहाँ पर आ गया, फिर T टाइम के बाद फिर घूम करके यहाँ पर आ गया। सो ये आप ध्यान रखना। और लेकिन इस प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करोगे, थ्योरी से सॉल्व करोगे, तो यदि इक्वेशन ये मान लो y इज इक्वल टू A sin ओमेगा t, सो स्टार्टिंग में यहाँ से इसने स्टार्ट किया था t इज इक्वल टू 0 पर। सो क्लियरली यहाँ से आप निकाल लोगे y इज इक्वल टू A/2 रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा, ये आपको π/6 आ गया ओमेगा t का वैल्यू, और t हो गया कैपिटल T/12। सो आसान प्रॉब्लम था। ये एक अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या होता है, तो C होता है E क्रॉस B। अब इसका एक अच्छा हम लोग एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। तो सपोज करो कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है B वो अलोंग x एक्सिस है, और वेव का इक्वेशन दिया गया हो, आपको सपोज करो कि y0 साइन ओमेगा t प्लस ky, और आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। सो क्लियरली इस वेव का इक्वेशन देखकर आप बोल सकते हो, चूंकि यहाँ प्लस साइन है, सो ये वेव इज अलोंग माइनस y एक्सिस। ठीक है, सो वेव आपको किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेव का है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस की तरफ होगा, लेकिन प्लस z होगा या माइनस z होगा। सो इसका यूज कर लो, C इज इक्वल टू E क्रॉस B। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अपने हैंड को रखो, और जो 4 फिंगर्स है उसको रखो, और उसको कर्ल करो B की तरफ। सो यदि आप माइनस z की तरफ रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड को और कर्ल इस तरफ करोगे, तो जो थंब है ना वो नीचे की तरफ होगा। सो क्लियरली आपको वेव तब नीचे की तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको माइनस z के लॉन्ग होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 29, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन। ये आपको किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर, इंटेंसिटी पर नंबर ऑफ फोटोन्स डिपेंड करता है। यदि आपको इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो फिर नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होगा तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो आपको फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। प्रॉब्लम नंबर 30 भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस कैपिटल आर, a straight thin metal wire of radius small r is inserted symmetrically and one end of the combination is dipped vertically in water such that the lower end of combination is at same level। देखो सेम लेवल बोलने का मतलब क्या हो गया कि थीटा यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, और जो हाइट का वैल्यू हो जाएगा 2t/ρg, और चूंकि इसमें एक थिन मेटल वायर ऑफ रेडियस स्मॉल आर भी डाला गया है। ठीक है, सो क्लियरली ये क्या हो जाएगा, जो इफेक्टिव रेडियस हो जाएगा कैपिलरी ट्यूब का क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सो आप ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन आपको ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 31 बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ए मेटालिक ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
and having dimensions 5, 5, 5 is weighted in water, its apparent weight will be. सो यहाँ पर फिगर बनाया गया है. apparent weight क्या होता है, आपको होता है रियल वेट, मीन्स कि वेट माइनस जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है, वही एपरेंट वेट हो जाएगा. सो ये चूंकि आपको जितने वॉल्यूम का लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसका भी वेट निकाल लो और उसको इसके वेट से घटा दो. सो इसका मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और इसका क्या होगा, सिग्मा इंटू वी इंटू जी. ठीक है, जहाँ सिग्मा का वैल्यू क्या है, आपको वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर cc. ठीक है, सो क्लियरली ये हो जाएगा Vg रो माइनस सिग्मा. रो का वैल्यू यहाँ पर 5 दिया गया है, सो 5 माइनस 1 और डाइन हो गया. सो आंसर क्या हो गया, देखो ये आंसर हो गया 5000 G. अब ये चूंकि डाइन में है तो आप इसको कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करके इसको आप SI यूनिट में भी चेंज कर सकते हो. सो F से आप एक मल्टीप्लाई कर दोगे, जहाँ F क्या है, कन्वर्जन फैक्टर है. सो आई थिंक आसान प्रॉब्लम था. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्शन का. ए वेव हैज द वेलोसिटी u इन मीडियम p एंड वेलोसिटी 2u इन मीडियम q. इफ द वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम मीडियम p टू मीडियम q एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी. सो आप देखो कि इसमें वेलोसिटी u है, इसमें वेलोसिटी 2u है, मीन्स कि ये जो वेव है ना, ये क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होने के कारण इसका वेलोसिटी ज़्यादा है और इस कारण से यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होगा. क्लियर है. सो अब ये स्नेल लॉ लगा दो, म्यू1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू2 साइन थीटा 2. ये आपको ब्रह्मास्त्र है. तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1 हो गया म्यू1 बाई म्यू2. अब म्यू1 होता है, क्या होता है, c बाई v1. ठीक है, चूंकि म्यू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. सो यहाँ से आ गया v2 बाई v1 दैट इज इक्वल टू 2, और यहाँ से साइन थीटा 2 का वैल्यू हो गया 1 और थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो वेव यहाँ से ऐसे चला जाएगा, मीन्स कि ये आपको कौन सा एंगल है, ये आपको क्रिटिकल एंगल है. अब एंगल का वैल्यू इससे आप थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दोगे ना, थोड़ा सा भी ज़्यादा, तो लाइट रे क्या हो जाएगा, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा. अगला प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है. इसमें बोल रहा है कि कोई लाइट वेव आया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, फिर बीच में n2 है, n3 है और फिर n4 है, ये सब पैरेलल है. तो पूछ रहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, मीन्स कि इनकमिंग और आउटगोइंग आपको पैरेलल होगा. कब, किस केस में, जब ये n1 और n4 के बीच का क्या रिलेशन होगा. सो n1 यदि n4 के इक्वल होता है ना, तो ये पैरेलल होता है. ये आपको रिफ्रैक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं और आगे है प्रॉब्लम नंबर 34 जो कि टॉर्क पर बेस्ड है. ए डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R, हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द रिम ऑफ द डिस्क सो एज टू रोटेट द डिस्क विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टाइम t. सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से करना है और यहाँ पर फोर्स आप F लगा रहे हो, तो आप इस पर टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू आर, एंड टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. आई डिस्क के केस में क्या होता है, mr²/2 होता है. सो F इंटू आर इज इक्वल टू mr²/2 इंटू अल्फा, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू हो गया, अल्फा मालूम चल गया, और इनिशियल आप एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 हो गया, जिसका वैल्यू आपने 0 रखा, मीन्स कि डिस्क रेस्ट में था. तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, और यहाँ से F का वैल्यू निकल गया. आसान प्रॉब्लम था. 35 बहुत आसान प्रॉब्लम है. कपल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. ठीक है, सो कपल क्या करता है, हमेशा रोटेशन प्रोड्यूस करता है. यहाँ पर देखो ये एक बॉडी है जिस पर फोर्स एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों आपको इक्वल फोर्स है और ये इक्वल टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन नेट है 0. सो कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, जो कि दोनों फोर्स कैंसिल आउट कर रहा है, लेकिन टॉर्क आपको 0 नहीं है. सो ये अल्फा आपको 0 के इक्वल नहीं होगा. सो क्लियरली ए कपल प्रोड्यूसेस प्योरली रोटेशनल मोशन. 36 आपको बेसिकली रॉन्ग प्रॉब्लम था, इसमें कुछ फिगर ही नहीं दिया गया, लेकिन आप ऐसे समझ लो कि इसमें जो कंसेप्ट है वो ये है कि कोई एक डायोड है, इसका P साइड होता है, इसका N साइड होता है. P साइड का पोटेंशियल N साइड से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इससे करंट फ्लो करता है. और इस केस में जब P साइड का पोटेंशियल N से ज़्यादा होता है तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है. ठीक है, सिंपल तार की तरह बिहेव करेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे स्विच क्लोज हो गया. जबकि इसका पोटेंशियल यदि कम होता है तो ये ओपन सर्किट बन जाता है, मीन्स इससे कोई करंट फ्लो नहीं होता है. और इस केस में जो इसका रेसिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है. इस केस में रेसिस्टेंस डायोड का क्या हो जाएगा, 0.
सो आई थिंक 37 है आपको रिलेशन बिटवीन एनर्जी बैंड गैप्स ऑफ इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का एंड कंडक्टर का। सो क्लियरली आपको मालूम है कि इंसुलेटर का जो बैंड गैप है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, वो सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होता है, और कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है, और इसका आंसर बोल सकते हो कि इसका बैंड गैप 0 के इक्वल होता है। सो हम लोग यहाँ पर एक कॉम्परेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का दिया गया। रेसिस्टिविटी आप देख सकते हो, इंसुलेटर का बहुत हाई है, सेमीकंडक्टर का उससे कम है, और कंडक्टर का बहुत कम है। फिर कंडक्टिविटी इसका सबसे हाईएस्ट होगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इंसुलेटर में आपको निगेटिव होता है और बहुत कम वैरी करता है, मतलब न के बराबर करता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में निगेटिव होता है। मीन्स कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। करेंट कैरियर इसके कारण किसके का कंडक्टर में ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, इसमें कोई करंट नहीं होता। ये आपको एनर्जी बैंड गैप है। देखो इसमें ना बेसिकली कोई बैंड गैप ही नहीं है, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है। इसमें ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही कम है सेमीकंडक्टर में, और वैलेंस बैंड में और इसमें जो इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है। सो फॉरबिडन एनर्जी गैप हो गया, एग्जाम्पल दे दिया गया, ठीक है। सो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, इन ऑन अ हिली रीजन वाटर बॉइल्स एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड इन द फ़ारेनहाइट स्केल इज। तो बेसिकली सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। फॉर्मूला ये है, सबको पता होगा, आप सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 203 डिग्री फ़ारेनहाइट। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत आसान है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है μ0/2 पाई r I1 I2। सो ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, और ये आपको क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। आपको मालूम है कि सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो बेसिकली इसी का फॉर्मूला का यूज़ मैं कर दिया, और μ0 का इससे डायमेंशन निकाल दिया हूँ, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय करंट का डायमेंशन, बिकॉज ये आपको डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो आंसर आ गया ये mL/T-2 A-2। और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आपको डाउट हो तो मेरा एक वीडियो है जिसमें सारे तरह के प्रॉब्लम डिस्कस किए गए हैं, आपको अच्छा लगेगा। सो क्लियरली यहाँ पर यदि डी डिफरेंस, ये इनका बीच का पार्ट डिफरेंस है, तो और ये एंगल आपको थीटा हम लोग लेते हैं, ये एंगल आपको थीटा लेते हैं, तो यही आपको हो जाता है डिफरेंस इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस, जो कि डी साइन थीटा के इक्वल है, और ये यदि एन लैम्डा के इक्वल कर देते हो तो मैक्सिमा का कंडीशन बन जाता है। क्लियर है, ये आपको पता होगा। तो डी इज इक्वल टू 2 लैम्डा लिए, सो यहाँ से आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू n/2। अब आप -1 से 1 के बीच में साइन थीटा का वैल्यू लोगे, क्योंकि आप थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री ले लोगे ना तो ये आपको ये वाला हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे कंसीडर होगा, और जो स्क्रीन है वो इनफाइनाइट लेंथ का नहीं होता है। सो क्लियरली आप जब ये कंडीशन लोगे तो इंटीजर कौन कौन पॉसिबल आएंगे इनके बीच में, -1, 0 और 1। सो बेसिकली 3 मैक्सिमा पॉसिबल है। क्लियर है, एक आपको सेंट्रल मैक्सिमा, एक इससे ऊपर और एक इससे नीचे। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे है। देखो डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा क्या होता है, yn इज इक्वल टू n लैम्डा d/d, मीन्स कि yn लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज बोल रहा है कि यहाँ पर 2 आपको वेवलेंथ है, एक है 4360, एक 5460। तो पूछ रहा है कि किसका आपको हाइट ज़्यादा है, ठीक है, कौन मैक्सिमम सेंट्रल से दूरी पे है। सो विबजियोर आपको मालूम है, ये आपको वेवलेंथ का है, वेवलेंथ इंक्रीजिंग है। सो क्लियरली आपको कौन कौन, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। सो लैम्डा ग्रीन ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू है, सो वाई ग्रीन या एक्स ग्रीन ग्रेटर देन एक्स ब्लू होगा। सो एक्स ग्रीन ग्रेटर देन एक्स ब्लू होगा। सो आई थिंक 441 समझ गए। 42 आपको बहुत ही आसान है, स्ट्रिंग है जो 5th ओवरटोन है बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स 2.4 मीटर अपार्ट, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोट एंड एंटी नोट क्या होता है, λ/4, और जो कि 5th ओवरटोन है मीन्स कि 6th हार्मोनिक है, मीन्स 6 लूप बनेगा। सो 1 2 3 4 5 6 लूप, और नोट टू नोट डिस्टेंस λ/2 होता है, तो 6 × λ/2 इसके इक्वल हो गया। आपको λ/4 का वैल्यू निकालना, वो आ जाएगा 0.2 मीटर। क्लियर है, आगे बढ़े।
43 बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इस पर भी मैं एक अच्छा सा वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है, इस पर सारे जो इंटरफेरेंस के केस पर। सो फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस है। बोल रहा है दो वेव है जिसका इंटेंसिटी I1 है I2 है, इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है, तो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा। सो इस पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस निकाल लिए पाई बाई 2, और आई नेट या रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2 cos फाई। वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा I नेट इज इक्वल टू 1390। आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं 44। ये आपको बोल रहा है कि बॉडी R1 जिस पॉइंट पे था, जो पोजीशन वेक्टर R1 पे था, 1 पे और 2 पे गया, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया गया, फोर्स दिया गया, तो वर्क डन निकालना है। सो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मीन्स R2 माइनस R1। डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, फोर्स दिया गया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। ऐसे ही फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यदि दिया जाए, सपोज करो यहाँ पर आपको ऐसा ग्राफ दिया गया हो, फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, ऐसे करके कुछ दे दिया गया हो, तो इसका जो एरिया निकालोगे ना, ये आपको वर्क डन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 45, लास्ट प्रॉब्लम है। अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स ए पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन द पावर इज। सो आपको दिया गया कि फोर्स कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम आप मान सकते हो, ठीक है, आप इनिशियल वेलोसिटी यदि 0 रखते हो तो। सो क्लियरली पावर क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन डॉट ए टी, ठीक है, जो कि पावर होता है फोर्स डॉट वी, मीन्स कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। सो क्लियरली पावर टाइम पर डिपेंड कर रहा है, सो पावर इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम। सो आंसर सी होगा। सो इस तरीके से नीट का जो एनटीए का टेस्ट पेपर है 109, उसका हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को बनाएं और साथ में कंसेप्ट ट्रिक्स भी सीखे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि और का चाहिए तो ऐसे से मैं 10 बना दूंगा, और उस 10 को आप देख लेने से ना आपके लगभग 70-80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।